हाँ, अब फिर बात करते हैं हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास मास m इंटू ए। ठीक है, वॉल्यूम 4/3 πr³। अब देखो बराबर m a पाई r, r क्या, r नोट का क्यूब, r बराबर r नोट इंटू ए पावर 1/3 होता था। तो r बराबर r नोट इंटू ए पावर 1/3, तो r नोट का क्यूब तो हो जाएगा, लेकिन a बच जाएगा, a कट इंडिपेंडेंट हो गई। यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन मास, यानी कि ऑल न्यूक्लिया हैव सेम डेंसिटी। चाहे कोई भी न्यूक्लिया ले लो, किसी भी एटम की, सभी न्यूक्लिया की डेंसिटी समान रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होती है। ये फोर्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ये फोर्स की जो स्ट्रेंथ हो घटती चली जाएगी। यानी कि कहा जाता है बिकम नेग्लिजिबल फॉर डिस्टेंस मोर देन 10 फर्मी। ठीक, अब देखो न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रोंगर होती है कूलम्ब फोर्स से एंड ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर स्ट्रेंथ की ऑर्डर करें तो सबसे ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होती है कूलम्ब फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म होती है, उस तरह से न्यूक्लियर फोर्स की कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होता। न्यूक्लियर फोर्स ये समान होती है प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच एंड न्यूट्रॉन के बीच। यानी कि अगर बात करें तो 5 पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स में। पहली बात कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होने वाली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होती है। ये फोर्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स का कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स की होती है। ये फोर्स कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है। ये फोर्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम। ये कहा मास ऑफ न्यूक्लियस is always less than sum of masses of neutrons and protons. Mass of nucleus is always less than mass of neutrons and protons. This difference of mass is called mass defect. Mass defect delta m. Delta m बराबर ZMP प्लस A माइनस Z इंटू एम माइनस M। ठीक है, ZMP ये क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस ये ऑलवेज लेस देन होता है सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। अब देखो जो कम होती, जितना कम होती उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम। देखो ये कोई न्यूक्लियस थी एम, अब देखो ये प्रोटॉन की मास होगी, ये न्यूट्रॉन की, ये जो डिफरेंस हुआ उसी डिफरेंस को कहते हैं मास डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कोई भी एनर्जी आइंस्टीन साहब क्या बताते थे, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो डिफरेंस में लगा, यानी कि बाइंडिंग डेल्टा एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये ग्राफ समझे,
यहाँ देखो छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या होता है, फ्यूजन। छोटे छोटे न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। और हैवी न्यूक्लियाई क्या होता है, फ्यूजन। हैवी न्यूक्लियाई का फ्यूजन, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने का हैवी न्यूक्लिया अनस्टेबल होती है और रेडियोएक्टिव डिके करता है। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैवी न्यूक्लिया का अनस्टेबल होता है, इसलिए रेडियोएक्टिव डिके कर जाती है। कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ ग्राफ है। बाइंडिंग एनर्जी देखो फर्स्ट इंक्रीजेज, बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट increases then decreases with increase in mass number, but binding energy per nucleon is lower for both light and heavy nuclei. Binding energy first increases then decreases with increased mass number, but binding energy per nucleon is lower for both light nuclei and heavy nuclei. अब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तीसरा पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है मिडिल मास नंबर से, जिसकी मास नंबर 30 से ज़्यादा और 170 से कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट होता है मिडिल मास नंबर से, जिसकी 30 से ज़्यादा और 170 से कम है। ठीक, जब किसी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे फ्यूजन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करे तो पक्का एनर्जी रिलीज है। बस एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, बस एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में ये रखो कि कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो, चाहे फ्यूजन हो या फ्यूजन हो, हमको नहीं पता है फ्यूजन हो रहा है फ्यूजन हो रहा है, बस कोई प्रोसेस दिख रहा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा या बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, यानी कि कहा कि किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे फ्यूजन हो फ्यूजन हो, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ देखो फ्यूजन, फ्यूजन क्या है, हैवी न्यूक्लियस का टूटना, छोटे छोटे न्यूक्लियस। जैसे देखो यहाँ ग्राफ में देखा X4 टूट गया 2 × X2 में, कैसे देखो। अब इसका बाइंडिंग एनर्जी बता, तो X4 टूट गया 2 × X2 में, तब ना देखो X4 कितना है, तो X4 सुनो ना, तो X4 40 है, X2 20 एटॉमिक मास है, तो मास तो बराबर करोगे ना, तो X4 टूट गया 2 × X2 में। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी, तो इसका 40 दूनी 80, बाइंडिंग एनर्जी X4 का 80 है, और देखो X2 का 20 के 80 दूनी 160, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया ना, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया, पक्का एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज कर दिया। ठीक, उसके बाद X3, ये भी हैवी न्यूक्लिया है, X3 टूट गया X1 + X2 में। X3 देखो, अब देखो बाइंडिंग एनर्जी दो, तो X3 टूट X1 + X2 में, तो बाइंडिंग एनर्जी 30 × 90, यहाँ 10 20 × 80, 10 + 80 90 = 90, नो एनर्जी रिलीज। तीसरा देखो X2 टूट गया 2 × X1, X2 का बाइंडिंग बताओ, 20 × 80 10 दूनी 20, 2X1 है ना 20। अब देखो एनर्जी क्या हुआ, बाइंडिंग में घट गया, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, समझ में आ रहा ना। अब देखो X4 टूट गया X1 + X3, यानी कि X4 बाइंडिंग एनर्जी 40 दूनी 80, 30 × 90, 10 का 10 तो 100, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, अब है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, लाइट न्यूक्लियस का होता है, लाइट न्यूक्लियस जुड़ते जाता है, फ्यूजन छोटे छोटे न्यूक्लिया जुड़ करके एक बड़ा न्यूक्लिया बना देती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, X1 + X3 = X4, माना X1 + X3 = X4, बाइंडिंग एनर्जी बता X1 का 10 × 10 × 1 10 हुआ, 30 × 3 90,
40 गुना 2 80, तो 90 10 100 और इधर 80, यानी कि एनर्जी घट गया, एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब। x1 प्लस x3 2 इंटू x2, 2 इंटू x2 में 20 चौके 80 दूनी 160, एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी रिलीज होगा। कोई भी प्रोसेस क्यों ना, फ्यूजन हो या फिजन हो, एनर्जी बढ़ा ना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, ये पॉइंट है। प्रोटॉन H11 इसका बाइंडिंग एनर्जी 0 है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन है, जबकि बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच होती है, इसलिए इसका 0 है। H1 कभी भी एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चन बनाने वक्त प्रोटॉन आता है तो प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी 0 लेना है। क्वेश्चन में जब आएगा प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी 0 कंसिडर करना है।